हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 40 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 41 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 40 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे। रोजाना आपको दोस्तों सुबह 8 बजे है वो आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लास है वो देखने को मिलेगी। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 3 या 4 मॉडल पेपरों का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 41 वही पैटर्न है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 70 प्रश्न जीके के, 15 प्रश्न मैथ के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 20 प्रश्न हिंदी के। 70 प्रश्नों का है वो डिवाइडेशन है जीके के प्रश्नों का, ठीक है। और उसी के अनुसार अपना है वो मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला भाग राजस्थान का भूगोल 20 प्रश्न है। सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 1 में। देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो दोस्तों सबसे लंबी सीमा है वो कौन से जिले की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे लंबी सीमा जैसलमेर जिले की है। कितनी दोस्तों? 464 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पश्चिमी भाग है ये 61% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि 61.11% भाग पर फैला हुआ है और इसमें 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, ये लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है और इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या है वो दोस्तों पश्चिमी रेतीले मैदान में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से करना है। दोस्तों यहाँ पर है 4 कथन दे रखे हैं और फिर अपने को दोस्तों कोट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए यहाँ पे पहला कथन इसमें देखिए, उड़िया पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर से बिल्कुल नीचे स्थित है, बिल्कुल सही है। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिल्कुल कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, बोराट का पठार तारागढ़ और टोडगढ़ के बीच में यानी कि मध्य में स्थित है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में ये स्थित है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में ये स्थित है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, लसाड़िया पठार जयसमंद के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा तथा झालावाड़ जिलों के बीच में दोस्तों ये स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें ए सी और डी, ए सी और डी कथन है वो इसमें क्या है सही है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, 56 का मैदान भाग है। तो दोस्तों 56 का मैदान है किसका भाग है? तो दोस्तों ये भाग है माही बेसिन का, ठीक है, माही बेसिन का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो दोस्तों ये आता है सवाई माधोपुर और करौली में। सवाई माधोपुर और करौली में दोस्तों ये सबसे पहले आता है, ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जलवायु प्रदेश दे रखे हैं और सूची सेकंड में संकेताक्षर कोपेन का वर्गीकरण दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें उपाद्र जिला कौन सा है, सॉरी उपाद्र, उपाद्र को दोस्तों कोपेन ने कौन सा संकेताक्षर दिया है? तो दोस्तों उपाद्र क्षेत्र को CWG नाम दिया है दोस्तों, किसने? कोपेन ने। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र को दोस्तों
BWHW नाम दिया है कोपेन ने। स्टेपी जलवायु क्षेत्र को दोस्तों BSHW नाम दिया है, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र को दोस्तों AW नाम दिया है, यानी कि ये संकेताक्षर दिए हैं दोस्तों कोपेन ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए सांगोद उजाड़ नदी काली सिंध की सहायक नदी है दोस्तों ये, ठीक है। सांगोद उजाड़ नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा देखिए बालोतरा लूणी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। बेणेश्वर सोम नदी के किनारे स्थित है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। बेणेश्वर है वो अकेली सोम नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर दोस्तों ये स्थित है। तो यहाँ पर सिंगल एक सोम नदी दे रखी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। देव सोमनाथ है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में, और ये सोम नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कौन कौन सा कथन है वो इसमें सही है? तो इसमें ABD दोस्तों ABD कथन है वो क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? तो दोस्तों बनास नदी को कहते हैं वन की आशा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? बताइए कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। और दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों मेज नदी ये गंगा नदी तंत्र का भाग है। मैनाल नदी भी गंगा नदी तंत्र का भाग है, ठीक है। मोरेल नदी ये नहीं है दोस्तों, मानसी नदी है, ये भी दोस्तों गंगा नदी तंत्र का भाग है। और याजम नदी ये भी नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसमें कूट भाषा में उत्तर देना है, तो कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें देखिए एक तो C और एक E, ठीक है। C और E अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो 3 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बालसमंद का। बालसमंद का दोस्तों बालसमंद झील का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों संकुचित हो रहा है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में बांध है और सूची सेकंड में नदी है। अपने को बताना है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है। देखिए यहाँ पे बीसलपुर दोस्तों बनास नदी पर है। अरवार बांध है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये खारी नदी पर है। जमार सागर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर है। और मेजा बांध है वो दोस्तों कोठारी नदी पर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 4 1 2 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 4 1 2। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी एक पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? निम्न में से कौन सी एक पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना है, व्यास परियोजना है, सिद्ध मुकुंद परियोजना है, ये गुड़गांव नहर परियोजना है। ये दोस्तों इसमें पंजाब का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर को। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शुष्क भूमि के संबंध में दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें शुष्क मृदा सामान्यतः
संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, इसकी कमी होती है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में तो दोस्तों फास्फेट होता है इस मृदा में। ठीक है, और देखिए ये मृदा अनुवर है क्योंकि इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इस शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे तक होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? 2 नंबर का। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं कहाँ पर? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा वन खंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा वन खंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य है और सूची सेकंड में अवस्थिति है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये प्रतापगढ़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये धौलपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों चारों के चारों इसमें क्या है? सुमेलित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 2 नंबर का जो अपना ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 31 मार्च 2024 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। 31 मार्च 2024 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो दोस्तों सड़कों की कुल लंबाई है वो दोस्तों 3,17,121 किलोमीटर है। 3,17,121 किलोमीटर है ये दोस्तों राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जिलों की जो जनसंख्या है, ठीक है, अनुसूचित जाति की, वो 28% से अधिक है। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के युग्म में पाई जाती है? सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के युग्म में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर है वो है दोस्तों कोटा में। कितनी महिला साक्षरता की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो है दोस्तों 65.9%। और सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो है दोस्तों 38.5% जालौर में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार। यहाँ पर देखिए दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को राणा सांगा ने निम्न में से किन क्षेत्रों को राणा सांगा ने करमचंद पवार की वफादारी प्राप्त करने के लिए उसे दिया था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। तो दोस्तों किन क्षेत्रों को राणा सांगा ने करमचंद पवार की वफादारी प्राप्त करने के लिए उसे दिया था? तो दोस्तों अजमेर दिया था, मांडल भी दिया था, परबतसर भी दिया था और बनेड़ा भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कूट भाषा में उत्तर देना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम
अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो वो है जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ है यहाँ पर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? यानी कि किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। तो दोस्तों ये किसके नाम है? तो दोस्तों ये नाम है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है दोस्तों, ये गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक। ठीक है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो वो पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों वो थी इसमें अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों 1921 में हुई थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी, बिल्कुल सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1925, ये गलत दे रखा है दोस्तों। या तो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा 1923, या दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 1918, क्योंकि दोस्तों 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सक्रिय नहीं थी, कुछ समय बाद में ये सक्रिय नहीं थी, इसलिए दोस्तों इसको पुनर्जीवित किया गया था 1923 में, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है इसमें। और देखिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है वो दोस्तों 1927 में की गई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है वो कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे संत हरिदास। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संत हरिदास। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गलियाकोट डूंगरपुर। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके सामने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके सामने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण महीने में थोड़ी बढ़ता है, भाद्रपद महीने में बढ़ता है। ठीक है, पुष्कर मेला कार्तिक महीने में बढ़ता है और खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन महीने में बढ़ता है। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा यह भी चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा है वो एक पर्यटन केंद्र है वो बनाया जा रहा है। देव नारायण जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूर्ज होर्प भी कहा जाता है? जूर्ज होप किसको कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों मोरचंग को कहा जाता है, ये किसको? मोरचंग को। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोरचंग को। 32 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में लोक वाद्य यंत्र है और सूची सेकंड में प्रख्यात कलाकार है। सूची फर्स्ट में लोक वाद्य यंत्र है और सूची सेकंड में प्रख्यात कलाकार है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बपंग, दोस्तों बपंग लोक वाद्य यंत्र है, इसके प्रख्यात कलाकार है वो दोस्तों कौन है? तो वो है दोस्तों जहूर खां। कौन है? जहूर खां। और नड़ वाद्य यंत्र के प्रख्यात कलाकार कौन है? तो वो है दोस्तों कर्णाभील। कौन है? कर्णाभील। और अलगोजा वाद्य यंत्र के प्रख्यात कलाकार है रामनाथ चौधरी। और खड़ताल वाद्य यंत्र के प्रख्यात कलाकार है सदीक खां। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता? दोस्तों कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता? तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा यहाँ पे। देखिए पनियारी, शंकरिया और इंडोनी, ये तीनों नृत्य कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। यहाँ पर जो चरी नृत्य है ये दोस्तों गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें फल्गुबाई नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है? बताइए कौन भवाई लोक नृत्य से संबंध है, किसका संबंध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा व्यास छंगानी। कृष्णा व्यास छंगानी का संबंध है वो भवाई लोक नृत्य से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, करवा चौथ मनाई जाती है। तो दोस्तों करवा चौथ मनाई जाती है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों करवा चौथ है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, मुन्नवती कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े को सोने से सजाया जाता है? मुन्नवती कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े को सोने से सजाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 37 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है दोस्तों अंगरखी से। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंगरखी से संबंधित है। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, झालावाड़, बारा, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? झालावाड़, बारा, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों ये बोली बोली जाती है हाड़ौती। कौन सी? हाड़ौती। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक या गायिका कौन थी? राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक या गायिका कौन थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन थी? तो दोस्तों वो थी गणेशी लाल व्यास। गणेशी लाल व्यास। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। लोक गायक कौन था या थी? तो गणेशी लाल व्यास थे। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? शिशुपाल वध ये कौन सी शताब्दी की रचना है? तो दोस्तों ये 8वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, तो ये भीनमाल के थे महाकवि माघ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन है वो भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित 5 प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जिलाधीश का अर्ध न्यायिक कार्य है? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में जिलाधीश का अर्ध न्यायिक कार्य कौन सा है? तो दोस्तों अर्ध न्यायिक कार्य है इसमें वो है भू राजस्व प्रशासन। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? बताइए किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? तो दोस्तों वो किया है मोहनलाल सुखाड़िया ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद से राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये तो। देखिए 25 और 10, 25 सदस्य लोकसभा में और 10 सदस्य राज्यसभा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? बताइए राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें
रघुकुल तिलक, ठीक है, रघुकुल तिलक है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रघुकुल तिलक। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा, बताइए कौन से सन में किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा दोस्तों कब किया गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, ये किया गया था 29 अगस्त 1949 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को किया गया। नेक्स्ट है, अब दोस्तों अपन भारतीय संविधान यानी कि दोस्तों इंडियन पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस में दे रखा है वही चीज करवा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। देखिए भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है, भाग 4। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया तब संविधान में शामिल थे। तो दोस्तों तब संविधान में शामिल थे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें तब संविधान में दोस्तों 22 भाग थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो दोस्तों राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विकास विरासत का संरक्षण, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, जिसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। बताइए निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये किसने किया था, ये किया था दोस्तों केशवानंद भारती वाद में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केशवानंद भारती वाद में। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से दोस्तों शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, लोकसभा अध्यक्ष का पद लिया गया है, वहीं से मूल अधिकार नहीं लिए गए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अधिकार है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो कौन सा है, तो वो है नीत अधिकार। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सॉरी नीत नहीं, प्रतिबंधित अधिकार, ठीक है, प्रतिबंधित अधिकार ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी। इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गैलियम और सीजियम। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार बना होता है, तो फ्यूज तार किसका बना होता है। तो दोस्तों ये बना होता है टिन एवं शीशे की मिश्रित धातु का, टिन एवं शीशे की मिश्रित धातु का ये बना हुआ होता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। निम्न में से किस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे दुर्दम यानी कि मेलिग्नेट मलेरिया होता है। बताइए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है अपना 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें है दुर्दम यानी कि दोस्तों मेलिग्नेट मलेरिया होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें
वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में प्रस्तावित किया। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1953 में। दोस्तों भाग 6 के अंदर बेसिक कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है, वो अपन पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन 56 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है रैम। रैम है वो सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता रैम को। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो वो इकाई है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये तो होती है केबी, ये होती है दोस्तों जीबी गीगाबाइट, और ये होती है मेगाबाइट, ठीक है, यानी कि एमबी, और ये होती है दोस्तों टीबी, ठीक है। तो केबी तो होती है सबसे छोटी, उसके बाद में दोस्तों 1024 केबी का दोस्तों होता है 1 एमबी, ठीक है। तो और दोस्तों एमबी से बड़ा रूप होता है जीबी का, और जीबी से बड़ा रूप होता है टीबी का, ठीक है, टेराबाइट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है दोस्तों। ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ये किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये उदाहरण है। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, क्यों WERTY, क्यों WERTY के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। क्यों WERTY के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कीबोर्ड का। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है, क्या कहलाता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो कहलाता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। अब दोस्तों आगे देखिए, अपन राजस्थान समसामयिकी यानी कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस शहर में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। राजस्थान के किस शहर में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो की जाएगी दोस्तों, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। राजस्थान के किस शहर में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो की जाएगी दोस्तों कोटा में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा में। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो वो है दोस्तों 4.84%, 4.84%। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 63 नंबर का प्रश्न है, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता कितनी है। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता कितनी है। तो वो है दोस्तों 26,325 मेगावाट। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राम सेतु परियोजना राजस्थान के कितने जिलों को पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। राम सेतु परियोजना राजस्थान के कितने जिलों को
पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें 17 जिलों को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 17 जिलों को। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के ग्रीन बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के ग्रीन बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और बी, इसमें देखिए 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। दूसरा देखिए 250 करोड़ रुपए की लागत से हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की जाएगी। 250 करोड़ रुपए की लागत से हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य कथन है। अपने को क्या बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 8 नंबर का भाग है, इसमें देखिए भारत के करंट अफेयर के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो दोस्तों भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत का दोस्तों इसमें 176वां स्थान रहा, 176वां स्थान रहा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2024-25 से 2025-26 तक कितने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2024-25 से 2025-26 तक कितने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 14,500। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 14,500। 68 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ट्रेकोमा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रेकोमा। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 70 नंबर का प्रश्न है, देखिए 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे बड़े वधवन बंदरगाह का शिलान्यास किया गया, यह स्थित है। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे बड़े वधवन बंदरगाह का शिलान्यास किया गया, यह स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है पालघर महाराष्ट्र में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पालघर महाराष्ट्र में। दोस्तों अब अपन है वो भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर है वो पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों अब अपन है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न वो पढ़ रहे हैं। 71 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गायक का सही संधि विग्रह क्या है, बताइए गायक का संधि विग्रह क्या है। तो दोस्तों वो है गई प्लस अक, ठीक है, 2 मात्रा आएगी गे के ऊपर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, अयादी संधि है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, रजनी प्लस ईश, विद्या प्लस आलय, वार्ता प्लस आलाप, ये तीनों है वो दोस्तों क्या है, ये स्वर संधि के उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, ठीक है, जगन्नाथ। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों अधि प्लस यन, ठीक है। तो ये इसमें दोस्तों अति उपसर्ग लगा हुआ है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए अक प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ, निंदक में लगा हुआ है, शिक्षक में लगा हुआ है, पाठक में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बाल शब्द है वो दोस्तों मूल शब्द है और इसमें क्या है, क प्रत्यय है बालक के अंदर, ठीक है, अक प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कोयला में
संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जातिवाचक। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। बताइए कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सकर्मक क्रिया है वो किसमें नहीं है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये दोस्तों सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ये क्या है, अकर्मक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है गमन का विलोम शब्द है। दोस्तों गमन का विलोम शब्द है वो क्या होगा। गमन का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आगमन। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों सत्कार का हो जाएगा तिरस्कार। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तिरस्कार। आगे देखिए किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें धनंजय पार्थ कौन्ते। धनंजय पार्थ कौन्ते। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 80 नंबर का प्रश्न है कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है। कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रश्मि अंशु मरीचि। रश्मि अंशु मरीचि। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों है वो क्या है, किरण के पर्यायवाची है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो दोस्तों तद्भव शब्द की अगर मैं बात करूं यहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर सीख है। सीख है वो तद्भव है। बाकी देखिए आपको ये रे की मात्रा ऊपर दिख रही है ना, कृष्ण के अंदर, अपूर्व के अंदर, अमृत के अंदर, ये तत्सम शब्द है दोस्तों। तत्सम की श्रेणी में आते हैं ये मात्रा। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था कृष्ण। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है मुमुक्षु। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुक्ति पाने का इच्छुक होता है मुमुक्षु। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें श्रृंखला है। कौन सा है, श्रृंखला। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समाधि के अंदर दोस्तों धी के अंदर ये मात्रा आएगी छोटी। ठीक है, और कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री होता है। और उज्जवल के अंदर दोस्तों ये पूरा जय है ना, ये पूरा जय भी नहीं आता, आधा ही आता है। ठीक है, 2 जय आधे आधे आते हैं, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों इसमें देखिए गीतों की एक किताब ला दीजिए। गीतों की एक किताब ला दीजिए, ये दोस्तों वाक्य क्या है, शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस मुहावरे का अर्थ संदेह होना है। किस मुहावरे का अर्थ संदेह होना है, तो दोस्तों संदेह होना यानी कि दाल में काला होना। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों एक अनार 100 बीमार। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एक अनार 100 बीमार। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, तो दोस्तों ये अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं सभी सरकारी पत्र। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। बताइए कार्यालय पत्र का सही भेद कौन सा नहीं है, तो दोस्तों वो है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आवेदन पत्र। आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है ऑथोराइज के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। ऑथोराइज के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें
प्राधिकार देना, प्राधिकार देना ये ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 10 के अंदर सामान्य इंग्लिश यानी कि दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 91 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दोस्तों अपने को करेक्ट टेंस का प्रयोग करते हुए अपने को यहाँ पर भरना है खालिस्तान की, खालिस्तान में क्या आएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए दोस्तों इसके अंदर ये आप है ना, ये ही के बाद में जो हेड है, ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको दोस्तों काटना है, ये काट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए, ही ए गुड फाइट विथ हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लिविंग द विलेज ए ईयर एगो। बताइए, ही ए गुड फाइट विथ हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लिविंग द विलेज ए ईयर एगो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें हेड का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है, किसका, हेड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ही हैड ए गुड फाइट विथ हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लिविंग द विलेज ए ईयर एगो। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हेड आएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसमें देखिए दे मेड हिम प्रिंस, दे मेड हिम प्रिंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ही वाज मेड प्रिंस, ही वाज मेड प्रिंस। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 93 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। 93 नंबर का प्रश्न भी यही है, इसमें भी दोस्तों देखिए सेम ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज। तो क्या बनेगा दोस्तों इसका, एक्टिव टू पैसिव, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, सी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शी सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द मीटिंग, ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द मीटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों खालिस्तान भरना है, यहाँ पर देखिए मिस्टर मैथ्यू इज इंजीनियर। तो दोस्तों बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें, तो इसमें आर्टिकल आएगा दोस्तों एन इंजीनियर आएगा इसमें, ठीक है, एन इंजीनियर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो दोस्तों बताइए लॉन्गेस्ट के आगे क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा दोस्तों, इसमें द लॉन्गेस्ट लगेगा, ठीक है, द लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ही जम्प्ड द रिवर, ही जम्प्ड द रिवर। तो यहाँ पर ही जम्प्ड इनटू द रिवर आएगा, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इनटू द रिवर। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, ही इज ऑन द कमिटी, ऑन इज, ऑन क्या है बताइए, ही इज ऑन द कमिटी। तो यहाँ पर ऑन क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑन है वो क्या है, तो दोस्तों ऑन यहाँ पर एक कंजक्शन है, क्या है, एक कंजक्शन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 1 नंबर का, सॉरी 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 सॉरी, ऑन 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 कंजक्शन नहीं है, ऑन क्या है, ऑन दोस्तों प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर
ए प्रीपोजिशन आएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, चेंज फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, चेंज फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। तो इसमें देखिए इट इज एक्सक्लेमेटली एक्सट्रीमेटली, he is extremely foolish to waste time in reading class। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग क्लास। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्ट यानी कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि अपने को बताना है कि कौन सी स्पेलिंग वो है वो बिल्कुल सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अपोलॉजी, अपोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अपोलॉजी इसका बिल्कुल सही। ठीक है, अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा याचना, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आगे देखिए इस सवाल का क्या जवाब होगा, इस सवाल का क्या जवाब होगा बताइए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश दोस्तों वाक्य क्या बनेगा, तो वो बनेगा व्हाट विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ज्यूरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है विशेषाधिकार। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विशेषाधिकार। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए खालिस्तान भरना है, देयर ए नंबर ऑफ शिप इन द फील्ड, देयर ए नंबर ऑफ शिप इन द फील्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देयर वर ए नंबर ऑफ शिप इन द फील्ड। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इन द गिवन सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें देखिए इफ देयर इज नो मिस्टेक देन ही आंसर इज नो एरर। दोस्तों यहाँ पे अपने को ये बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। ठीक है, एरर कौन से पार्ट में है, तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए लास्ट मंथ द तालिबान कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए लास्ट मंथ द तालिबान कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट मंथ है ये भूतकाल को संकेत कर रहा है। ठीक है, द तालिबान कैप्चर, तो यहाँ पर कैप्चर है वो दोस्तों कैप्चर की जगह कैप्चर्ड होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर भूतकाल में तो दोस्तों सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैप्चर्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट, ये पार्ट गलत है, तो कैप्चर्ड होना चाहिए था। यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो 69 डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, इसमें भी एस लगेगा। ठीक है, इसमें भी एस लगेगा क्योंकि 69 डिस्ट्रिक्ट, 69 क्या है, 69 बहुवचन संज्ञा है, तो एस लगेगा इसके आगे। तो यहाँ पर इसमें और कैप्चर्ड होगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 11 के अंदर सामान्य गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लसाअ 240 हो तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या बराबर छोटा अनुपात इंटू लसाअ बटे अनुपातों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो छोटी संख्या है, देखिए अनुपातों का योग दोस्तों यहाँ पर 3:4 है। ठीक है दोस्तों, 3:4 है, दो संख्याएं, और उनका लसाअ है वो कितना है, 240 है। तो छोटा अनुपात कितना है, छोटा अनुपात दोस्तों 3 इंटू लसाअ कितना है 240 बटे अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12। ठीक है, बस तो यहाँ पे काट लीजिए इसको, 12 से दोस्तों ये 20 बार कट गया, और 20 इंटू 30 कितना होता है 60। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अपने को छोटी संख्या
ज्ञात करनी थी तो इसका सूत्र होता है छोटी संख्या बराबर छोटा अनुपात इंटू लसप बटे अनुपातों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए, और बड़ी संख्या क्या होगी, 80। आगे देखिए, किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या है? अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या है वो क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, M1 यानी कि मजदूर कितने हैं दोस्तों, 100। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे कुल निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 भाग है वो काम हुआ। ठीक है, तो दोस्तों काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या है वो क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। ठीक है, 20 अतिरिक्त मजदूर लगेंगे। ये आप इस प्रश्न को कर लेना दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, 108 नंबर का प्रश्न है, एक चोर 2 बजे दोपहर बाद कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और चोरी का पता 2:30 पर लगता है। दोपहर बाद चलने पर पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पीछा करती है। पुलिस चोर को कितने बजे पकड़ने में सफल होगी? बताइए कितने बजे पकड़ने में सफल होगी? भाई ये 2 बजे चला, ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला दोस्तों ये। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये 2 घंटे में कितने चला, तो दोस्तों ये 2 घंटे में 120 किलोमीटर चला। ठीक है, अब 2:30 बजे पता लगता है किसको? पुलिस को। ठीक है, पुलिस 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है, तो दोस्तों ये मान लीजिए 1.5 घंटे, यानी कि ये मैंने 4 बजे तक इसका निकाल दिया। ठीक है, 4 बजे तक मैंने यहाँ पे रात देखिए मैंने दोपहर के 4 बजे बाद लिया है। ठीक है, यानी कि इसमें मैंने 2 घंटे का ही निकाला है, अब 4 बजे तक का ही। अब इसमें 2:30 बजे पुलिस चली है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 1.5 घंटे के अंदर दोस्तों 80 किलोमीटर रफ्तार के अंदर दोस्तों कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यानी कि दोस्तों ये 4 बजे पुलिस पकड़ लेगी उसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बजे दोपहर बाद। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 109 नंबर का प्रश्न है, 2 कारों की चालों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पहली कार एक निश्चित दूरी को 21 मिनट में तय करती है तो दूसरी कितने समय में तय करेगी? तो दूसरी कितने समय में तय करेगी वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूसरी गाड़ी के द्वारा लिया गया समय, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका सूत्र है दिया, देखिए दिया यहाँ पर एक निश्चित दूरी को 21 मिनट में तय करती है। ठीक है, और यहाँ पे अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरी गाड़ी का, पहली कार एक निश्चित दूरी को 21 मिनट में तय करती है तो दूसरे कितने समय में पूरी करेगी? तो दोस्तों यहाँ पर एक का अनुपात बटे पूछा गया अनुपात। ठीक है, यानी कि दोस्तों 5/3 इंटू दिया गया समय, तो ये वो है 21, तो ये 7 दिया 21, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 35 मिनट हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक व्यक्ति प्रथम 5 माह में औसत से 4,400 खर्च करता है, अगले 7 माह में औसत 5,000 रुपए खर्च करता है। यदि पूरे वर्ष में उसने 15,000 रुपए बचाए तो उसकी मासिक आय क्या होगी? देखिए प्रथम माह में दोस्तों औसत 4400 रुपए बचाता है, तो 4400 इंटू 5 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 22,000 हो जाएगा। ठीक है, और 7 माह में दोस्तों वो 5,000 रुपए बचाता है, तो 7 पंजे 35, तो 35,000 और जोड़ लीजिए इसमें, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 57,000। कितना हो जाएगा? 57,000। ठीक है, अब दोस्तों यदि पूरे वर्ष में उसने 15,000 रुपए बचाए तो उसकी मासिक आय होगी, तो बताइए उसकी मासिक आय क्या होगी दोस्तों? इनको 57,000 आ गए ना,
ठीक है। अब मासिक आय बताना है अपने को। देखिए पूरे वर्ष में 15,000 रुपये बचाए उसने, तो 57,000 में 15,000 और जोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 72,000। और 72,000 में दोस्तों 12 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 6,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुछ सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों सीधा सा है, इनके 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का दोस्तों यहाँ पे अनुपात दे रखा है, 1:2:3। ठीक है, और कुल सिक्कों का मूल्य 30 है, तो 5 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो ये आप दोस्तों आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका दोस्तों अपन क्या निकालेंगे, मैसे पे निकालेंगे, सॉरी मैसे पे क्या, इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाल के अनुपातों का योग से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना इसको। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों 150 होगी। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजेश 25% लाभ पर एक वस्तु विजय को बेचता है। राजेश 25% लाभ पर एक वस्तु विजय को बेचता है और विजय 30% लाभ पर उसे अमर से लिए 520, अमर को दोस्तों 520 रुपए देता है। यहाँ पर देखिए, दोबारा देखिए इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजेश 25% लाभ पर एक वस्तु विजय को बेचता है। ठीक है, विजय को बेचता है। अब दोस्तों इसमें देखिए, विजय 30% लाभ पर उसे अमर को बेचता है। ठीक है, अमर को बेचता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको देखिए सही बता देता हूँ। ठीक है, राजेश 25% लाभ पर एक वस्तु विजय को बेचता है, विजय 30% लाभ पर उसे अमर को बेचता है। यदि अमर उस वस्तु को 520 रुपए में बेचता है तो राजेश ने कितना दिया, तो राजेश ने उस वस्तु का कितने रुपए दिए वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए 520 रुपए की क्या है, वस्तु है। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो गई। 520 रुपए की क्या है दोस्तों, ये वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर 100/125 है इंटू 100/130। ठीक है, तो यहाँ पर राजेश 25% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, तो दोस्तों राजेश ने कितने की दी वस्तु, तो दोस्तों 320 रुपए की दी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको काटोगे तो 320 आ जाएगा। आगे देखिए, रमेश ने एक साइकिल 1750 रुपए में खरीदी और उसे 1925 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, सीधा सा है, 1750 रुपए में खरीदी तो 1925 रुपए में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो दोस्तों ये देखिए 50 और 100 यानी कि 175 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर 175/1750 इंटू 100, तो ये जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गया। ठीक है, 175 से ये 175 कट गए, 10% लाभ हुआ। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक व्यक्ति की आय 5400 रुपए है, 16% की छूट देने के बाद यदि 5% आयकर देना पड़ता है तो आयकर की राशि है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधा सा इसमें हो जाएगा 5400 इंटू 100 माइनस 16 किए तो कितने बचे, 84। तो 84/100 इंटू 5/100, बस काट लीजिए इसको काटोगे तो दोस्तों देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 से दोस्तों ये कितनी बार कट गया, ये 20 बार कट गया। ठीक है, और दोस्तों देखिए 54 इंटू 84/20 कर लीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 228 रुपए। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्षों में दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर है वो क्या होगी, वार्षिक ब्याज की दर है वो क्या होगी, तो दोस्तों देखिए 16 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो सीधा सा है 100 में 16 का भाग दे लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 से 1/4%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 सही 1/4% कर लीजिए, इसमें 6 सही 1/4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए 16 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है जो 2 का 5 के साथ है, वह संख्या होगी।
16 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है जो 2 का 5 के साथ है, वह संख्या होगी। तो दोस्तों वह संख्या क्या होगी? सीधा सा है दोस्तों, यहाँ पर 16 अनुपात x समानुपात 2 अनुपात 5। ठीक है, बस दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। 16 इंटू 5 कितने होते हैं? 80। 80 में 2 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, 80 बटा 2 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 117 नंबर का प्रश्न है। 425 रुपए राधेश्याम, मोहनलाल और रूपलाल में इस प्रकार बांटो कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 12, 15, 18 रुपए निकाल दिए जाएं तो शेष भाग 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में हो, तो बताओ राधेश्याम को कितने रुपए मिलेंगे? तो राधेश्याम को कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए 12, 15, 18 यानी कि अनुपात कितने हो गए दोस्तों टोटल? ये 45 अनुपात हो गए। शेष धन है वो ज्ञात करना है। तो 425 में से 45 गए तो कितने बचे दोस्तों? 380 बचे। ठीक है, अब दोस्तों अपन क्या करेंगे? राधेश्याम का भाग निकालना है। तो राधेश्याम का भाग है वो कितना है दोस्तों? यहाँ पर देखिए 12 प्लस 2 बटे 10, 2 अनुपात है और अनुपातों का योग 10 है। ठीक है, 2 बटे 10 इंटू क्या करेंगे? 380। ठीक है, तो यहाँ पर बस काट लीजिए। तो 2 इंटू 380 कितने हो जाएंगे? 760। 760 में 10 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 76। तो 76 और 12 कितने होते हैं दोस्तों? 88। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 118 नंबर प्रश्न है। एक किले में 175 आदमी, एक किले में 175 आदमियों के लिए 50 दिन का खाना है। 15 दिन बाद 50 आदमी दुर्ग छोड़कर चले गए, तो बताओ वही खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा? तो वही खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? यहाँ पर देखिए शेष खाना कितने दिन चलेगा, तो इसका सूत्र है दोस्तों ए एक्स माइनस वाई बटे ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए कितना है? 175 आदमी। ठीक है, बराबर एक्स माइनस वाई, तो 50 दिन का खाना है। ठीक है, तो दोस्तों 50 और 15 आदमी छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर 50 माइनस 35, ठीक है, सॉरी 50 माइनस 15, तो 50 माइनस 15 बटे दोस्तों 175 आदमियों में से दोस्तों 50 आदमी है वो दुर्ग छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर 150 माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 175 इंटू 35, 175 इंटू 35 बटे 175 में से 50 गए तो कितने बचे? 125। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको आप काटोगे तो 149 दिन आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मीरा ने 4,500 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद दिव्या भी 2700 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गई। यदि वर्ष के अंत में लाभ 5:2 के अनुपात में बांटा गया हो, तो बताओ दिव्या व्यापार में कब साझेदार हुई? दिव्या व्यापार में कब साझेदार हुई? तो दोस्तों मीरा 4,500 इंटू 12 कर लीजिए, दिव्या का दोस्तों 2700 इंटू एक्स मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों सीधा सा है, 4 महीने बाद ये शामिल हुई थी दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है। एक व्यापार में बी ने ए से 1.5 गुनी पूंजी लगाई, तो ए अनुपात बी पूंजी का अनुपात लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका अनुपात लिखना है, तो यहाँ पर ए इंटू 3/2 बराबर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर तो 2:3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर संख्या 41 है वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, चतुर्श्रेणी परीक्षा का ये मॉडल पेपर है। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।